गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि अपन स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर रहे थे, तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में लास्ट क्लास में अपन ने देखा था शिल्डिंग एंड डीशिल्डिंग इफ़ेक्ट। शिल्डिंग और डीशिल्डिंग इफ़ेक्ट क्या होता है, कैसे ये चेंज करता है किसी की रासायनिक शिफ्ट को करता है, उस चीज़ के बारे में अपन ने जानकारी प्राप्त की थी। आज इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और आज अपन जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है रासायनिक शिफ्ट। क्या नाम है? रासायनिक केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट को अपन पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। केमिकल शिफ्ट और आणविक संरचना, केमिकल शिफ्ट एंड आणविक संरचना। प्रोटॉन का रासायनिक बंध या रासायनिक वातावरण के अनुसार परिरक्षण और विपरिरक्षण होता है। तो अपन ने विपरिरक्षण और परिरक्षण के बारे में पढ़ा था। तो किसी भी प्रोटॉन का परिरक्षण कब होगा और विपरिरक्षण कब होगा, वो उसके केमिकल एनवायरनमेंट पे डिपेंड करेगा। उसका केमिकल एनवायरनमेंट कैसा है, यानी उससे कैसा समूह, कौन सा समूह जुड़ा हुआ है, तो उसके अनुसार अपन उसके शिल्डिंग और डीशिल्डिंग की बात करेंगे, यानी परिरक्षण और विपरिरक्षण। यानी ऑल शिल्डिंग एंड डीशिल्डिंग डिपेंड्स ऑन केमिकल एनवायरनमेंट ऑफ प्रोटॉन। ठीक है बच्चों। तो उसी केमिकल एनवायरनमेंट के कारण उस सिग्नल की जो स्थिति होती है, पोजीशन ऑफ सिग्नल जो है वो शिफ्ट हो जाता है, और उसी शिफ्ट होना केमिकल शिफ्टिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? केमिकल शिफ्टिंग। रासायनिक बंध के जो इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन के घूमने के कारण प्रोटॉन के अवशोषण की स्थिति शिफ्ट होती रहती है। यानी प्रोटॉन का जो अवशोषण हुआ है वो किस क्षेत्र में हुआ है, डाउन फील्ड में हुआ है या अप फील्ड में हुआ है, या जहाँ पोजीशन था उससे शिफ्ट हुआ है, डाउन फील्ड की ओर शिफ्ट हुआ है या अप फील्ड की, यानी उसकी पोजीशन में जो शिफ्टिंग हुई है वो अपन को चेक करनी है। ठीक है। अतः किसी प्रोटॉन के अवशोषण के सिग्नल को ही रासायनिक शिफ्ट प्रोटॉन की रासायनिक प्रकृति को बताता है। जो रासायनिक शिफ्ट है वो किस पर निर्भर करता है? रासायनिक प्रकृति पर। यानी वो एक्चुअली बता क्या रहा है, प्रोटॉन का जो रासायनिक बिहेवियर है, केमिकल बिहेवियर जो है, उसको एक्सप्लेन करता है। ठीक है बच्चों। जिसके आधार पर अणुओं की संरचना के बारे में जानकारी मिलती है। इससे पहले अपन ने बीएससी सेकेंड ईयर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा था। उसमें अपन को बंध, जो बॉन्ड प्रेजेंट है, जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, बेसिक स्ट्रक्चर, वो पता चलती है। लेकिन एनएमआर एक ऐसी स्पेक्ट्रोस्कोपी है जो अपन को पूरे के पूरे अणु के बारे में सूचना या जानकारी देती है। ठीक है। और ये जानकारी अपन को रासायनिक शिफ्ट वाले प्रोटॉन के आधार पर मिलती है। ठीक है। रासायनिक शिफ्ट को दर्शाने के लिए जिस इकाई का उपयोग किया जाता है वह लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र के पीपीएम के रूप में होता है। यानी अपन एक मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक मोमेंट को अप्लाइड करते हैं, और उस मैग्नेटिक मोमेंट को जो अप्लाई किया जाता है उसकी यूनिट होती है पीपीएम, और पीपीएम के आधार पर ही अपन उस केमिकल शिफ्ट को पता लगाते हैं। 1H एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में सबसे अधिक उपयोगी एवं काम आने वाला संदर्भ यौगिक, भाई किसी ना किसी रेफरेंस कंपाउंड के संदर्भ में अपन सिग्नल प्राप्त करेंगे। तो वो रेफरेंस कंपाउंड कौन सा लें? तो एनएमआर में जो सबसे ज़्यादा रेफरेंस कंपाउंड उपयोग होता है उसको अपन TMS बोलते हैं, टेट्रा मिथाइल सिलेन। टेट्रा मिथाइल सिलेन की विशेषता ये होती है, इस सिलिकॉन एटम से 4 मिथाइल ग्रुप जुड़े होते हैं, और इन चारों मिथाइल का जो केमिकल एनवायरनमेंट है एक जैसे होते हैं, और सिलेन की विद्युत ऋणता कम होने के कारण प्रोटॉन उच्चतम विपरिरक्षित हो जाते हैं, डीसिल्डेट हो जाते हैं। डीसिल्डेट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो डिक्रीज होगी तो डीसिल्डिंग तो डाउन फील्ड। ठीक है। जिससे इनका अवशोषण
सिग्नल न्यूनतम चुंबकीय क्षेत्र, न्यूनतम चुंबकीय क्षेत्र जो है वो 0 से 10 की स्केल है, तो मिनिमम चुंबकीय क्षेत्र जो है जो सिग्नल प्रेजेंट होगा वो 0 पे प्रेजेंट होगा, 0 ppm पर प्राप्त होता है। TMS के सिग्नल को मानक मानकर उसके सापेक्ष अन्य प्रोटॉन का रासायनिक शिफ्ट ज्ञात कर लिया जाता है। यानी TMS का जो है जो संदर्भ यौगिक अपने लिया है, उस संदर्भ यौगिक का जो सिग्नल है वो 0 पे प्राप्त होगा। तो 0 वाले को अपन रेफरेंस कंपाउंड मान लेते हैं और इसके सापेक्ष किसी दूसरे यौगिक का अपन संकेत ज्ञात करते हैं। प्रोटॉन का रासायनिक जो संकेत ज्ञात किया जाता है वही उसका रासायनिक शिफ्ट होगा। तो रासायनिक शिफ्ट ज्ञात करने के लिए 2 प्रकार के पैमानों द्वारा व्यक्त किया जाता है। एक डेल पैमाना है, तो दूसरा पैमाना जो है वो टाउ पैमाना है, डेल और टाउ पैमाना। डेल पैमाना जो है उसमें TMS का मान 0 मान लेते हैं और इसमें जो स्केल होती है वो 0 से 10 के बीच में होती है। तो जो TMS है वो सिग्नल कहाँ होगा, 0। अब उसके सापेक्ष कोई कहाँ दे रहा है, 0 से 1 2 3 4 5 यानी बढ़ते हुए क्रम में होगा। इसके सापेक्ष किसी प्रोटॉन के रासायनिक शिफ्ट का मान बढ़ता है, यानी जो के बाद में टाउ प्रमाण, इसमें TMS का मान मैक्सिमम 10 मान लिया जाता है, ठीक है, और 10 से 0। तो यानी इस पैमाने में क्या होगा कि जो मान है वो घटेगा, किसके साथ रेफरेंस में, TMS के रेफरेंस में इसकी वैल्यू घटती चले। यानी 2 पैमाने हैं, एक है डेल पैमाना और एक है टाउ पैमाना। ये दोनों पैमाने एक दूसरे के विपरीत हैं। एक में यानी डेल पैमाने जो है उसमें TMS का मान कितना, 0 है, और टाउ पैमाने में TMS का मान कितना है, 10। इन दोनों में डिफरेंस कितना हो गया, 10 का डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो डेल पैमाने में तो जो रासायनिक शिफ्ट होगा उसका मान TMS के सापेक्ष बढ़ेगा, और टाउ पैमाना जो है उसमें जो मान होगा वो उसके सापेक्ष घटेगा। यानी कि उसमें TMS का मान 10 है, मैक्सिमम मान पे है, मैक्सिमम मान के सापेक्ष तो घटना ही घटना है, इसलिए उसके मान में कमी आएगी, ठीक है। तो दोनों आपको डायग्राम में दिख रहे होंगे, डेल पैमाना और टाउ पैमाना जस्ट एक दूसरे के विपरीत है। आगे अपन बात करें तो इन दोनों में जो संबंध है डेल और टाउ में वो क्या है। अगर डेल निकालना है तो 10 माइनस टाउ कर दीजिए, और टाउ निकालना है तो 10 माइनस डेल कर दीजिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ यौगिक हैं, कुछ विशेष प्रकार के यौगिक हैं, उन विशेष प्रकार के यौगिकों के डेल पैमाने यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं। डेल पैमाने का मतलब रासायनिक शिफ्ट। एल्केन, जितने भी एल्केन हैं उनकी जो वैल्यू है 0.8 से 1.7 ppm के बीच में होगी। अब एल्केन कितने प्रकार के होते हैं, तो एल्केन कार्बन की प्रकृति के आधार पर अपन उनको नॉर्मली 3 क्लासेस में बांटते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। 1 के बीच में, 0.8 से 1। 2 डिग्री का मतलब ऐसा कार्बन जो फर्दर 2 कार्बन से जुड़ा हो। अगर ऐसा एल्काइल ग्रुप है तो उसकी रेंज होगी 1.2 से 1.4। जो 3 डिग्री से मीनिंग है ऐसा कार्बन जो 3 फर्दर कार्बन से जुड़ा हुआ, 3 अन्य कार्बन, उसकी रेंज होगी 1.4 टू 1.7। ये था एल्केन। अब एल्केन यानी एलिफेटिक हो गया। एरोमेटिक, एरोमेटिक की रेंज जो होती है 6.0 से 9.5। क्यों एरोमेटिक में इतना हाई वैल्यू क्यों, क्योंकि उसमें रिंग करंट होता है। क्या होता है, रिंग, और रिंग करंट के कारण जो प्रोटॉन हैं उनका शील्डिंग हो जाता है। शील्डिंग यानी परिरक्षण। परिरक्षण कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती है, और इलेक्ट्रॉन की अगर डेंसिटी बढ़ती है तो जो सिग्नल मिलना चाहिए वो सिग्नल कहाँ मिलेगा, हाई फील्ड में मिलेगा। इसलिए एरोमेटिक हाइड्रोजन जो होंगे उसका जो संकेत है 6 से 9.5 के बीच में प्राप्त होगा। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड 10 से 13, इसका तो 10 से भी ज़्यादा वैल्यू है। क्यों है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है, 2 ऑक्सीजन है, लोन पेयर है, और दोनों ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। एल्डिहाइड का 9.5 से 9.6, कीटोन का 2.1 से 2.6, अल्कोहल का 0.5 से
6 के बीच में है। तो ये विभिन्न रेंज हैं जो ये शो करती है रासायनिक शिफ्ट अलग अलग यौगिकों की। ये रासायनिक शिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो किसी भी यौगिक की संरचना के बारे में जानकारी अपन को प्रदान करते हैं। ठीक है बच्चों, ये होता है केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट का बेसिक मतलब यही है कि जो संदर्भ यौगिक है, संदर्भ यौगिक के सापेक्ष कहाँ संकेत प्राप्त हो रहा है, तो वो संकेत जहाँ अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। गुड नाइट।